A very good day to everyone. This is Ankita Arora. Starting essay 210. Essay 210 किस चीज़ का है? Essay 210 is agreeing to the term of audit engagement. Agreeing to what? Agreeing to the term of audit engagement. अब ये जो ऐसे है agreeing to the term of audit engagement, ऐसे 200 क्या बोलता है? ऐसे 200 का सिंपल सोवर सा कहना है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिपेंडेंट ऑडिटर का। इंडिपेंडेंट ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड उसे जो भी क्या करना है ऑडिट करना है वो ऐसे के अकॉर्डिंग कंडक्ट करना होता है। नाउ ऐसे 210 बोलता है सबसे पहले भाई कोई भी ऑडिट अगर आप करने जा रहे हो तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये रिकरिंग ऑडिट है, पहले भी आपने किया है, इस बार भी आपको आगे से कंटिन्यू करना है या नहीं करना, या फिर ये प्रपोज्ड एग्रीमेंट है। प्रपोज्ड एग्रीमेंट मतलब अभी अभी आपके लिए ही क्या है ये एग्रीमेंट आया है, नया एग्रीमेंट है आपके लिए। तो आइदर इट कुड बी अ प्रपोज्ड एंगेजमेंट और इट कुड बी एन ऑडिट एंगेजमेंट। प्रपोज मतलब पहली बार आपके लिए पहला है, और ऑडिट एंगेजमेंट जब यहाँ पे वर्ड लिखते हैं उसका मतलब ये है कि हमने इसे कंटिन्यू करना है या नहीं करना, उस पर चीज़ें डिपेंड करेगी। अब ऑडिटर को चेक करना है कि उसे एक्सेप्ट करना है या फिर कंटिन्यू करना है, तो वो चेक करेगा क्या प्री कंडीशन जो होती हैं ऑडिट की वो हैं, और क्या कॉमन अंडरस्टैंडिंग है ऑडिटर एंड मैनेजमेंट के बीच में। देयर शुड बी प्री कंडीशन एज वेल एज कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट। ऑडिटर मैनेजमेंट के बीच में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एज वेल एज क्या होना चाहिए, प्री कंडीशन एग्जिस्ट करना चाहिए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्री कंडीशन? प्री कंडीशन से क्या मतलब है? प्री कंडीशन का मतलब ये है कि ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वेयर अप्रोप्रिएट दोज चार्ज विद गवर्नेंस, ये मैनेजमेंट की या फिर वेयर अप्रोप्रिएट दोज चार्ज विद गवर्नेंस की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे वो एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग होगा। तो प्री कंडीशन क्या है कि जब भी क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रेम हो रहे होंगे, बन रहे होंगे, तो वो एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ही क्या किए जाएंगे, बनाए जाएंगे। देन सेकेंड थिंग, ये मैनेजमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किस चीज़ में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इंटरनल कंट्रोल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है? मैनेजमेंट की है। ऑडिटर को लग रहा है इंटरनल कंट्रोल्स अगर उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करते तो वो चेक करेगा, जबकि ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है कि ऑडिटर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में ओपिनियन देगा। तो सबसे पहला प्री कंडीशन ऑडिट का ये है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो भी अप्लाई किए जाएंगे इन प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। देन दूसरा यहाँ पे ये कहा जा रहा है क्या कि ऑब्टेन एग्रीमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से एक्नॉलेजमेंट ले लो, एग्रीमेंट ले लो कि मैनेजमेंट को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है इंटरनल कंट्रोल्स के लिए। मैनेजमेंट क्या करेगा, ऑडिटर को वो सारे इन्फॉर्मेशन का एक्सेस प्रोवाइड करेगा जो मैनेजमेंट को पता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास जानी चाहिए, ऑडिटर। तो एक्सेस टू ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ विच मैनेजमेंट इज़ अवेयर, मैनेजमेंट अवेयर है जिन जिन इन्फॉर्मेशन के बारे में, उसका एक्सेस मैनेजमेंट को किसको देना होगा, ऑडिटर को देना होगा। इनफैक्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर ऑडिटर कोई रिक्वेस्ट करता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर क्या है ऑडिटर क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर ऑडिटर रिक्वेस्ट करता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी ये ड्यूटी है मैनेजमेंट ऑफिसर्स की कि वो ऑडिटर को एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड भी देंगे। देन अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सन, किसी भी पर्सन से पूछताछ की जा सकती है, तो अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्सन विद इन एंटिटी फ्रॉम whom auditor determines necessary to obtain audit evidence। ऑडिट एविडेंस के लिए ऑडिटर को लगता है किसी पर्सन से बातचीत करनी है तो अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस होना चाहिए। तो प्री कंडीशंस अगर हैं तो क्या होगा, ऑडिट एक्सेप्ट होगा। दूसरी चीज़, देयर शुड बी अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग से मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि स्कोप एक दूसरे को बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि वो भी यही स्कोप बोल रहे हैं, हमारा भी यही स्कोप है,
कहीं हम लोगों की ही आपस में अंडरस्टैंडिंग अलग अगर गलत गई या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी। इसलिए प्रॉपर क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब जब आप क्या कर रहे हो, ऑडिट एंगेजमेंट आपके पास आया, क्या आया आपके पास, एक प्रपोज्ड एंगेजमेंट आया। प्रपोज मतलब नया एंगेजमेंट है हमारे पास। जब आपके पास यहाँ पे प्रपोज्ड एंगेजमेंट आता है, सपोज करो ये जो प्रपोज्ड एंगेजमेंट है, ऑडिटर को क्या लगता है कि इस एंगेजमेंट में उसको डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ेगा। सपोज ऐसा कोई एंगेजमेंट है कि उसके अकॉर्डिंग ऑडिटर को समझ में आ रहा है कि डिस्क्लेमर देना ही पड़ेगा। तो अगर अभी से ही पता चल रहा है कि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन अगर आपको देना है, तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के केस में क्या करना होगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के केस में द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज़, आप क्या करेंगे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के केस में, एक्सेप्ट ही मत करो ऑडिट क्या नहीं करो, एक्सेप्ट ही मत करो। लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ सकता है अगर लीगली रिक्वायर्ड है कि ऑडिट को क्या करना है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसके अलावा अब और कब आप प्रपोज्ड एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करोगे, सपोज करो प्री कंडीशन ही नहीं है। प्री कंडीशन अभी हमने पढ़ा कि ऑडिटर क्या है, मैनेजमेंट का इंटरनल कंट्रोल्स मैनेजमेंट को देखना है, एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क उसको क्या करना है, अप्लाई करना है, उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस ये सब देना है। अगर प्री कंडीशंस ही नहीं है या फिर क्या है, प्री कंडीशंस ही नहीं है, तो पहले तो बोलते हैं कि मैनेजमेंट से डिस्कस करो कि भाई ये प्री कंडीशंस नहीं है, और अगर लॉ की रिक्वायरमेंट है तभी ऐसा ऑडिट एक्सेप्ट करो, अदरवाइज ऐसा ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना है। ऑडिटर तब भी मना कर सकता है जब एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ही नहीं है तो। और यहाँ पे 6B पैरा है, तो यहाँ पे ये 6B याद रखना ज़रूरी है। 6B एग्रीमेंट नॉट ऑब्टेन्ड, मतलब यहाँ पे प्री कंडीशंस नहीं है। फिर इसके बाद क्या आता है, तो इसका मतलब अगर मैं प्रपोज्ड एंगेजमेंट देख रही हूँ तो प्रपोज्ड एंगेजमेंट में प्री कंडीशंस देखना है, और प्री कंडीशन के साथ हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग हमें देखते हुए चलना होगी। फिर आते हैं ऑडिट एंगेजमेंट, मतलब कंटिन्यूटी वाला। अब बोलते हैं कि हमारे को क्या किया ऑडिट एंगेजमेंट में, उन्होंने कुछ चेंजेस कर दिए पिछले साल या फिर अभी क्या हो गया है कि कुछ चेंजेस हो गए इन द मिड। अब ये चेंजेस के बाद क्या करना है आपको, ऐसा ऑडिट एक्सेप्ट करना है या ऐसा ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना है। तो अगर चेंजेस जस्टिफिएबल है, जस्टिफिकेशन है, तो भाई हम चेंजेस एक्सेप्ट कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं इस ऑडिट एंगेजमेंट को। लेकिन अगर चेंजेस जस्टिफिएबल नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, मतलब सही नहीं है, तो हम ऐसे ऑडिट एंगेजमेंट को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। या फिर एक ऑडिट एंगेजमेंट है, उसमें क्या हुआ है, उन्होंने लोअर कर दिया है लेवल ऑफ अश्योरेंस, उन्होंने लेवल ऑफ अश्योरेंस क्या कर दिया है, कम कर दिया है। लेवल ऑफ अश्योरेंस कम किया, क्या फिर से कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन है? अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो एक्सेप्टेड, हम कंटिन्यू करेंगे इस ऑडिट एंगेजमेंट को, नहीं तो नहीं करेंगे। देन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट कुछ चेंज किए, मैनेजमेंट नए टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो ऑडिटर को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, हर बार वो क्या देखेंगे कि क्या जस्टिफिएबल रीज़न है। अगर ऑडिटर को लगता है ये न्यू टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट वो एग्री नहीं कर सकता है, और मैनेजमेंट भी क्या कर रहा है, उसको परमिट नहीं कर रहा है कि ओरिजिनल जो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट थे उसके अकॉर्डिंग आप कंटिन्यू करो, ऑडिटर न्यू टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट को क्या नहीं कर पा रहा, एग्री नहीं कर पा रहा, मैनेजमेंट अलाउ नहीं कर रहा है कि ओरिजिनल वाले एग्रीमेंट को आप क्या करो, कंटिन्यू करो। तो ऐसे केस में अगर विड्रॉल पॉसिबल है अंडर लॉ तो विड्रॉल करो, और क्या करो, कम्युनिकेशन किसको दे दो, एक बार कम्युनिकेट करके TCWG को बता दो। तो आपको एक बार चेक करना है कि आपको कम्युनिकेट TCWG या किसी ओनर रेगुलेटर को करना है तो करके बताओ, अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, सिंपली विड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑडिटर एक्सेप्ट कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है प्री कंडीशन कॉमन अंडरस्टैंडिंग के बेस पे। प्रपोज्ड में आपको प्री कंडीशन देखना होगा, और ऑडिट एंगेजमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, तो टर्म्स चेंज हो रहे हैं, लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस आ रहा है, या फिर क्या हो रहा है, एकदम से बीच में कुछ उन्होंने क्या है चेंजेस लाए हैं, तो जस्टिफिएबल रीज़न है तो ठीक है। अगर आप न्यू टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करो, पहले तो देखो लॉ परमिट करता है विड्रॉल,
अगर लॉ परमिट करता है तो विड्रॉ कर लो और देख लो क्या कम्युनिकेशन TCWG या किसी को करना है। अगर करना है तो उन्हें क्या कर देंगे आप, कम्युनिकेट कर देंगे। सपोज मैम प्री कंडीशन ही नहीं है तो मैनेजमेंट से एक बार बातचीत कर लो प्री कंडीशन के लिए, और ये तो प्रपोज्ड एंगेजमेंट में देखा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है, फिर इसके बाद बोलते हैं एग्रीड टर्म ऑफ एंगेजमेंट शेल रिकॉर्ड इन एंगेजमेंट लेटर और अदर सूटेबल रिटर्न फॉर्म एग्रीमेंट। जो भी आपने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री किए हैं ये आपके एंगेजमेंट लेटर में सारी चीज़ें आनी चाहिए। जो भी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आपने क्या किया है, एग्री किया है, ये कहाँ आना चाहिए, आपके एंगेजमेंट लेटर में आना चाहिए। जैसे स्कोप, ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फिर रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट, रेफरेंस टू व्हाट, एक्सपेक्टेड फॉर्म, एक्सपेक्टेड कंटेंट का रेफरेंस वगैरह होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर क्या हुआ है देखो, एग्रीड टर्म ऑफ एंगेजमेंट में हर चीज़ होनी चाहिए। अब यहाँ पे बोलता है सपोज आपका जो लॉ और रेगुलेशन है उसमें सफिशिएंट डिटेल में हर चीज़ दी है। अगर आपके लॉ एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप कोई ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हो और उस लॉ रेगुलेशन के अकॉर्डिंग सफिशिएंट डिटेल में हर एक चीज़ दे के ऑलरेडी रखी है, तो आपको फिर एक और नया रिटर्न एग्रीमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू इंक्लूड इन रिटर्न एग्रीमेंट, सॉरी रिटर्न एग्रीमेंट में ये जो अभी हमने पढ़ा ना कि एक एग्रीमेंट में स्कोप होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो बोल रहे कि फिर आपको अगर लॉ ने ऑलरेडी ये सब चीज़ें लिखी है तो ये सब लिखने की आपको एक नए रिटर्न एग्रीमेंट में ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको 6B पैरा लिखना पड़ेगा। अब 6B क्या है, वही प्री कंडीशंस वो होनी चाहिए। ठीक है, अब सपोज करो क्या लॉ एंड रेगुलेशन में ये 6B पैरा जैसी चीज़ें भी लिख के रखी है, अपनी लैंग्वेज में लिखी है, लेकिन 6B के कंप्लाइंस के बारे में सारी चीज़ें देख के रखी हैं। तो ऑडिटर क्या कर सकता है, अपने रिटर्न एग्रीमेंट में वो लॉ एंड रेगुलेशन की एज इट इज़ लैंग्वेज भी क्या कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोलते हैं, सपोज करो, क्या सपोज करना है मैम, सपोज करो क्या कि आपको कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट कंप्लाई करनी है। ठीक है, आपको क्या बोला है आपके ऑडिट में कि कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट कंप्लाई करनी है और देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एंड एडिशनल रिक्वायरमेंट। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एंड एडिशनल रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड और एडिशनल रिक्वायरमेंट में क्या है, कन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो ऑडिटर सबसे पहले मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा इस एडिशनल रिक्वायरमेंट के नेचर को और तभी एग्री करेगा। देखो भैया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एंड एडिशनल रिक्वायरमेंट का कन्फ्लिक्ट है, तो ऑडिटर सबसे पहले क्या करेगा, मैनेजमेंट से बातचीत करेगा और पूछेगा क्या ये एडिशनल रिक्वायरमेंट, इसका मैं कोई डिस्क्लोज़र दे सकता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। आप क्या करिए, ये जो आप एडिशनल रिक्वायरमेंट कंप्लाई कर रहे हैं आप क्या कीजिए, एक डिस्क्लोज़र दे दीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, या फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या मैं फाइनेंशियल एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का जो डिस्क्रिप्शन आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दे रहे हैं क्या अमेंड हो सकता है अकॉर्डिंगली। देखो भाई, एडिशनल रिक्वायरमेंट आप कंप्लाई कर रहे हो, एडिशनल रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के कॉन्फ्लिक्ट में जा रही है। अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर दो, अगर डिस्क्लोजर नहीं दे रहे हो तो कम से कम ये बता दो कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को हम थोड़ा सा उसके डिस्क्रिप्शन को अमेंड कर सकते हैं। अगर हाँ इनमें से कोई एक चीज़ हो सकती तो एक्सेप्ट करो, नहीं तो आपको क्या करना होगा, देखो क्या मॉडिफाई करना पड़ेगा, ऑडिटर को क्या ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ेगा SS 705 के अकॉर्डिंग। अगर मॉडिफाई करना पड़ेगा तो डिपेंड करता है कि क्या वो एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, अगर मॉडिफाई करना है तो अकॉर्डिंगली क्या करेगा। फिर ऑलरेडी अगर एडिशनल रिक्वायरमेंट बाद में आया है, आपने ऑलरेडी एग्रीमेंट क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है, तो आप SS 705 के अकॉर्डिंग क्या करोगे, मॉडिफिकेशन करोगे। देन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब बाय लॉ, लॉ कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब करता है जो क्या है एक्सेप्टेबल ही नहीं है, बट ऑडिटर को लॉ के कारण ऐसा ऑडिट एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। देखो भैया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लॉ ने कुछ प्रिस्क्राइब किया है और लॉ का प्रिस्क्राइब किया हुआ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल ही नहीं है,
क्या नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। पर आपको लॉ की रिक्वायरमेंट के चक्कर में क्या करना पड़ रहा है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। तो ऐसे केस में क्या बोलते हैं, सिर्फ तभी एक्सेप्ट करो जब मैनेजमेंट एग्री करता है कि एडिशनल डिस्क्लोजर दे सकते हो आप, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग ना रहे। ताकि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग ना रहे तो आपको ये देखना है कि क्या एडिशनल डिस्क्लोजर दे सकते हो, या फिर एम्फेसिस ऑन अदर मैटर पैराग्राफ जो SS 706 है। तो ऑडिटर की रिपोर्ट में एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ आएगा, प्लस ऑडिटर के जो ओपिनियन जब वो देगा ना, ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा तो ये फ्रेज नहीं होगा। क्या फ्रेज नहीं होगा इसमें, कि ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहा है या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फेयरली प्रेजेंट किए गए हैं, अनलेस लॉ रिक्वायर। जब तक लॉ के रिक्वायरमेंट नहीं हो आप ये नहीं लिख सकते। तो या तो एडिशनल डिस्क्लोजर दो, एडिशनल डिस्क्लोजर नहीं दे सकते तो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ होगा, जिसमें ऑडिटर के ओपिनियन में ये फ्रेज नहीं होगा कि ट्रू एंड फेयर व्यू के अकॉर्डिंग क्या किया जा रहा है, प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, अनलेस लॉ रिक्वायर। अब सपोज करो मैनेजमेंट एडिशनल डिस्क्लोजर दे रहा है और साथ में एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ है, ओपिनियन में ये नहीं है। अगर ये कंडीशंस कंप्लाई होती है तो ऑडिट एक्सेप्ट होगा। पर अगर ये कंडीशन प्रेजेंट ही नहीं है, अगर क्या है ये कंडीशन प्रेजेंट ही नहीं है एंड ऑडिटर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू डू द ऑडिट एंगेजमेंट, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, evaluate the misleading nature of financial statement on auditor's report and include appropriate reference to those matter in terms of audit engagement। अब देखो हमने बोला था एडिशनल डिस्क्लोजर दो एज वेल एज एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ होगा, ओपिनियन में हम ट्रू एंड फेयर व्यू वाला फ्रेज नहीं देंगे। अगर ये कंडीशन प्रेजेंट नहीं और लॉ के कारण आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ रहा है ऑडिटर, तो ऑडिटर को क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए कि कितना मिसलीडिंग जा सकता है और फिर टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में ये चीज़ का रेफरेंस इंक्लूड करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आता है अगर लॉ एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल है किसी एंटिटी को, ठीक है, जो उसने उस लॉ एंड रेगुलेशन में अपने ही वर्ड्स प्रिस्क्राइब किए हैं जो डिफरेंट है पूरी तरह से, ऐसे से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। तो देखो लॉ एंड रेगुलेशन ने अपने हिसाब से चीज़ें बता के रखी कि ऑडिट वगैरह कैसा होना चाहिए। अब ये हमारे ऐसे से बहुत ज़्यादा अलग जा रहे हैं और इसके कारण अगर यूज़र मिसअंडरस्टैंड हो सकता है, एश्योरेंस गलत जा सकता है, तो ऐसा ऑडिट एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए, अगेन अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना, प्रपोज्ड एंगेजमेंट में प्री कंडीशन होना चाहिए एज वेल एज कॉमन अंडरस्टैंडिंग। ऑडिट एंगेजमेंट में कुछ कुछ चेंजेस चल रहे, जस्टिफिकेशन है क्या, और टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जैसा हमारा था स्कोप, ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, रेफरेंस होना चाहिए। लॉ ने अगर ऑलरेडी अपने लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें लिख के रखी तो सिर्फ 6B इंक्लूड करना, अलग से रिटर्न एग्रीमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 6B भी अपने लैंग्वेज में लिखा है तो उसी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। कॉन्फ्लिक्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट और एडिशनल रिक्वायरमेंट में, तो क्या करो, या तो एडिशनल डिस्क्लोजर दो या फिर डिस्क्रिप्शन अमेंड करने दो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का। इसमें से कोई भी एक चीज़ होती है तो एक्सेप्ट कर लो, और अगर नहीं होती है तो फिर आपको ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ेगा SS 705 के अकॉर्डिंग। फिर आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कुछ फ्रेमवर्क बता रहा है, लॉ ने कुछ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बताया जो एक्सेप्टेबल नहीं है, लॉ के कारण एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। तो डिस्क्लोजर भी चाहिए, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ भी चाहिए, ऑडिटर के ओपिनियन में फ्रेज नहीं आना चाहिए ट्रू एंड फेयर व्यू का। अगर ये कंडीशन है तो ठीक है, नहीं है तो ऑडिटर चेक करेगा कि कितना मिसलीडिंग जा सकते हैं और फिर टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में इस मैटर को क्या करेगा, रेफ़र करेगा। लॉ एंड रेगुलेशन ने क्या किया है, कुछ अपना ही बता के रखा है, इस तरह से ऑडिट वगैरह होना चाहिए जो ऐसे के कंटेक्स्ट में बिल्कुल अलग जा रहा है। तो ऑडिटर चेक करेगा कि यूज़र कितना मिसअंडरस्टूड हो सकता है इस एश्योरेंस से, उसके अकॉर्डिंग वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसको, ऑडिट एंगेजमेंट को, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। So this was nothing but your essay 210, as much detail as possible पूरा स्टडी मैट का मैंने क्या किया है, समरी दी है। सो डू इट वेल, अच्छे से एक बार सुन लो। अब आपके पास जो भी बुक में चीज़ें हैं वो पढ़ लो, कुछ इनकॉर्पोरेटेड नहीं है तो वो इनकॉर्पोरेट कर लो। थैंक यू। दिस इज़ अंकिता फ्रॉम स्टडी मेड ईजी।